तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा था, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन कहीं पे भी हम सेलेक्ट करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उससे इंडिपेंडेंट होगा, वाइल पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर वो डिपेंडेंट होता है ओरिजिन के चॉइस के ऊपर, कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में। उसके बाद था नल वेक्टर। नल वेक्टर को हमने डिफाइन किया है सो दैट कि वेक्टर ए और प्लस माइनस ए को ऐड करके हमें क्या मिलेगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगराइजेशन है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज आएगा, बहुत ही फ्रीक्वेंट, कहीं पे भी वेक्टर यूज करेंगे हम लोग तो यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। वो 1 यूनिट है, या तो अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो वो 1 डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी के लिए वो यूनिट वेक्टर 1 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलेरेशन लेंगे तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी वेक्टर है अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, पहली प्रॉपर्टी, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। एंड इसके एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक वेक्टर है, ये हमने कोई वेक्टर लिया जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ये वेक्टर है पी क्यू है, या इसको हम वेक्टर ले लेते हैं एक ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। मान लिया कि ये 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में हम जानते हैं ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। तो अब इसका मैग्नीट्यूड जो है 10 न्यूटन है, तो इससे अगर अप टू स्केल हम देखेंगे तो 1 न्यूटन कितना रिप्रेजेंट करेगा, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस टाइप का जो सेगमेंट होगा वो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है 2 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये टोटल लेंथ जो है वो 10 न्यूटन के प्रोपोर्शन में है। तो अगर हमें इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है, और उस यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये है हमारा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी है, ये है वेक्टर ए बी। और इस वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है 10। अब हमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, हम जानते हैं कि उसकी लेंथ जो है 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, तो इसके अप टू द स्केल जो है इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, एक छोटी सी लेंथ लेंगे जो कि इसके 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, जो वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अब इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और ये है कैप का रिप्रेजेंटेशन। ये कैप डिनोट करता है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो अब ये ए बी कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में, जो ए बी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ए बी कैप यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। तो अगर सिंपल प्रोसेस से ये पूछा जाए कि कोई हमें वेक्टर गिवन होगा, हमें कोई भी वेक्टर गिवन होगा और वहां से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन दैट डायरेक्शन, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसके लेंथ में 10 से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट का मिल जाएगा। तो जो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है कि ए बी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर हमें देगा। ये बेसिक प्रोसेस है, ये बिल्कुल एकदम समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना हो। एक वेक्टर गिवन है, तुम्हें पूछा जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है वेक्टर की लेंथ 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 यूनिट का एक वेक्टर मिल जाएगा।
तो यूनिट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा अभी समझ में आएगा। तो जैसे मान लो कि अब ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। अब इसमें से हमारे कुछ यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किए हुए हैं। वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप denotes unit vector along positive y axis, k cap is positive z axis। मतलब अगर हमें पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन को बताना है तो जैसे देखो सिंपल लैंग्वेज में अभी तक हम क्या बोलते थे, दो तरीके हैं बोलने के, दो तरीके हैं, एक है एजुकेटेड वे, एक है लेमन लैंग्वेज में। जैसे किसी ने बोला कि कोई पर्सन जो है वो पॉजिटिव, अ पर्सन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब वेक्टर पढ़ने के बाद हम क्या बोलेंगे कि पर्सन की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग आई कैप, अलोंग आई कैप। तो आई कैप का मतलब ही क्या है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड है। अब ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टैंडर्ड है। अब मान लो हमें इसकी वेलोसिटी को लिखना होगा कि भाई वेलोसिटी, तो सिंपल हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है उसका 10 और डायरेक्शन है आई कैप। तो इस इक्वेशन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन प्लस आई कैप के अलोंग है। ये स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया होगा। क्यों आई कैप, क्यों, एक स्टैंडर्ड है। क्या कुछ और भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है ले सकते हैं, बट हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि वो स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म हो सबके लिए, सबको जो समझ में आए। तो इसलिए आई कैप एक स्टैंडर्डाइज यूनिट वेक्टर है जो कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग डिफाइंड है। तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस को देना होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर बताया था, तो माइनस आई कैप जो है वो नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोई पर्सन जो है नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को बता देंगे। भाई मान लो दिया हुआ है कि कोई पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिख लेंगे, माइनस ऑफ 5 आई कैप, और ऐसे लिख सकते हैं 5 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है उसकी माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा -5 आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन जो है इसकी नेगेटिव है। सिमिलरली वाई के लिए है जे कैप, प्लस वाई के लिए जे कैप, माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, प्लस जेड के लिए के कैप, माइनस जेड के लिए है माइनस के कैप। तो ये हमारे स्टैंडर्ड 3 डायरेक्शन है। क्या इस स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलावा बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं? जैसे कोई बोलेगा कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है, तो हमें उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो ये तो हमारे 3 स्टैंडर्ड हैं। उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम उसके डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से फाइंड करेंगे कि ठीक है एक कोई वेक्टर है उसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये अप्रोच है कि किसी और वेक्टर के अलोंग अगर हमें फाइंड करना है तो पहले वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो आई कैप यूनिट वेक्टर है उस आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। कि मैग्नीट्यूड 1 है, अब हमें जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं बस इसमें उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर फोर्स रिप्रेजेंट करना है, अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि ये है फोर्स रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है और यहाँ पे जो है F1 मान लिया कि ये F1 है 10 न्यूटन का और F2 है 5 न्यूटन का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें लिखना है F1 इज इक्वल टू 10 आई कैप, F2 इज इक्वल टू -5 आई कैप।
तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस को लिख दिया। ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है? ऐसे लिखने के बाद हमारे बहुत सारे वेक्टर ऑपरेशंस हैं जो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये बताइए समझ में? अब इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ क्विकली। कोई भी कंफ्यूजन? सर अगर एक्स एक्सिस के 45 में होगा तो 45 एंगल में होगा तो? अब 45 है, 45 वाला भी रहने दो। 45 है कि 45 डायरेक्शन में कोई वेक्टर गिवन होगा, उस वेक्टर को हम फाइंड करेंगे और उससे फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन के कोई अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलावा कोई भी डायरेक्शन होगा तो उसके लिए हमें वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पहले उस डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर है तब रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। और कोई? ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन। Unit vector is used to denote direction. How to find unit vector? Vector divided by its magnitude. What are the standard unit vectors? Standard unit vectors are I cap, J cap, K cap. I cap represents positive x-axis, minus I cap represents negative x-axis. I plus J cap positive I, minus J cap negative I. तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल कि हम कौन सा एंगल डिफाइन करते हैं वेक्टर्स के बीच का। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड हैं, ये दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड हैं, ये एंगल 120 है और ये एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंटेड है। ध्यान से समझना भाई, कंफ्यूजन क्लियर नहीं करोगे तो कई सारे चैप्टर्स में ये कंफ्यूजन रहेगा। ये 120 है, तब इसमें से एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होगा? क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 120 डिग्री? तो ऐसा नहीं है। एंगल जो हम मेजर करते हैं व्हेन वेक्टर्स आर अरेंज्ड हेड टू हेड, हेड टू हेड और टेल टू टेल, दोनों के टेल एक साथ हैं या हेड एक साथ है तो हम बोल देंगे कि हाँ वही एंगल है। जनरली क्या होता है, यही एंगल होगा इनके बीच का। जो स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल मतलब ये है 120 और ये है 240, तो जो दो वेक्टर्स अगर हेड टू हेड अरेंज्ड हैं तो जो स्मॉलर एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बट अगर वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंज नहीं है, यहाँ पे एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड कर रहा है, तो ये 120 डिग्री जो है ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होगा। थीटा, यहाँ पे जो थीटा, थीटा एंगल के लिए रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये करेक्ट है। बट हियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे हमें वेक्टर्स को पहले अरेंज करना होगा, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो ये अरेंजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट कल बताया था कि वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम इनके हेड टू हेड को कोइंसाइड करना चाहें, हेड टू हेड को कोइंसाइड करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इस वेक्टर को एज इट इज रहने देते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को, इसको थोड़ा सा उठा के शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। इस वेक्टर को हमने इसी लाइन के, इसी के लाइन के लॉन्ग पैरेलल शिफ्टिंग करना है सो दैट कि डायरेक्शन ना चेंज हो। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज होगा। तो ये चेंज कर दिया। अब ये एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल था 120, तो ये एंगल हो जाएगा 60, तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दोनों के हेड हेड को मैच कराया, या फिर हम इसके दोनों के टेल को मेजर मैच कर सकते हैं। कैसे मैच कर सकते हैं कि ये इसको सेम रहने देते हैं, इसको सेम रहने देते हैं, इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही कन्वेंशन अडॉप्ट करोगे, ये अडॉप्ट कर लोगे, थोड़ा सा विजुलाइज करना कन्वीनियंट है, इसको अडॉप्ट कर लोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हैं वो 120 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे, यहाँ बताओगे कितना एंगल है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है?
व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स? सिंपल है, बेसिक एक इंफॉर्मेशन है। 135 135 135 है कि अगर ये मैच नहीं कर रहा है, हेड टेल एक साथ सर मैच। 135। ठीक है ठीक है, कि अगर हेड टेल मैच, हेड टू हेड या टेल टू टेल मैचिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके देख लेंगे। तो ये समझ लेना है कि अगर हेड टू हेड मैच नहीं कर रहा तो ये एंगल तो नहीं होगा, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। ये एंगल हमें देखना है, इस वेक्टर को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा 135। तो ऐसे हमें एंगल चेक करना है। अब उसके बाद फर्स्ट जो है वेक्टर ऑपरेशन, वो है वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करना। हमने टाइप्स देखा, टाइप के बाद फिर वेक्टर एडिशन, वेक्टर इसको कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर को ऐड करना। तो फिर से ये जो वेक्टर के एडिशन है, ऑल्दो कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करेंगे। जैसे हमने लिखा कि अगर दो वेक्टर्स ही हमें सिर्फ ऐड करने हैं, ओनली टू वेक्टर्स, तो ये टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दोनों तरीके हैं। ये टू वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है कि वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करके उनको ऐड करेंगे, और दूसरा मैथमेटिकल मेथड भी है। ये जो मेथड है ये सिर्फ यहीं तक के लिए लिमिटेड है। तो ज्योमेट्रिकल में भी हमारे पास दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों तरीके देखेंगे, जिसमें से तुम्हें लिखने के लिए दोनों आ सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा फिर मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर ऐड करना है तो मैथमेटिकली उनको हम कैसे ऐड करेंगे, क्या इक्वेशंस यूज करेंगे, उसे हम वेक्टर को ऐड कर पाएंगे। अब अगर मोर देन टू वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर से ज्यादा हैं, जो कि जनरली होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो ही वेक्टर ऐड करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए भी दो मेथड्स हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड। तो जो मैथमेटिकल मेथड है उस मेथड को हम बोलते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज, जिसका थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स के कंपोनेंट के लिए। तो कंपोनेंट का बताया था इफेक्ट क्या होता है, तो वही कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो देखेंगे। तो भाई अगर मोर देन थ्री वेक्टर्स के लिए जो एप्लीकेबल है, तो वो टू वेक्टर्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो इसीलिए हमारा जो वर्सेटाइल मेथड है हमेशा जो यूज करना है वो है कंपोनेंट वाइज, इसी को अडॉप्ट करना है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट वाइज, बार बार फ्रिक्वेंटली हम यही यूज करेंगे। बट अभी चैप्टर के लिए है, तो वेक्टर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, उस ज्योमेट्रिकल मेथड को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सारे मेथड्स देखेंगे, और तुम्हें क्या करना है कि ये जो है ये चीज ही हमें फ्यूचर में यूज करना है हर जगह पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है, इजी है, और फिर इसी को अडॉप्ट करना है। तो देखते हैं, मान लो वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ का कहना ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। If two vectors are represented by the sides of a triangle taken in a same order, then its resultant can be represented by closing side, represented by the closing side of the triangle taken in opposite order. ये three keywords हैं हमारे। If two vectors are represented by the same order, same order का मतलब है कि एक का head दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हो, तब हम बोलेंगे ये वेक्टर ऑर्डर में है, सेम सेंस में है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अ सेम ऑर्डर, देन थर्ड क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब यहां से इसके टेल से फाइनल हेड। क्लोजिंग साइड ये है इस ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड,
ये अगर है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये जो है वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो लैब में हमारा इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है कि हम दो वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। मान लिया 10 न्यूटन फोर्स को लेते हैं, 5 न्यूटन फोर्स को लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग अप टू स्केल कि 10 न्यूटन मान लिया 10 सेंटीमीटर का, 5 न्यूटन 5 सेंटीमीटर का, एंगल वेंगल हमें उनका नोन है, तो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर स्केल से ये मेजर करते हैं। फिर ये चेक करते हैं कि मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उससे आंसर और ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है इससे आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये वेरीफाई करते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेरीफाई करते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल then taken in a same order, then closing side of the triangle taken in opposite order represents the resultant of a vector। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जानते हो कि जो सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो दो साइड्स का ट्राइंगल के साइड्स का सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए की जो लेंथ है प्लस वेक्टर बी जो सेकेंड साइड की लेंथ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसकी साइड की लेंथ डिनोट करेगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर सी। क्या कोई बता सकता है कि ये इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? इक्वल उस केस में होगा जब मान लो इस वेक्टर को हम ऐसे ऐसे रोटेट कर देते हैं कि एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, तो जो रिजल्टेंट सी हम करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा उस केस में, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये हो जाएगा सी। तो इस केस में सी की जो लेंथ है वो क्या है, ए प्लस बी के बराबर है। सी की लेंथ जो है ए प्लस बी के बराबर है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर यहाँ पे मेंशन्ड है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि सेम ऑर्डर का, मैथमेटिकल, हाँ बताओ। सर सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो हर टाइम ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम तो सी होना चाहिए ना? ए प्लस, हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी होना चाहिए, वो तो है ही, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है, बट जो मैग्नीट्यूड होगा, जो लेंथ होगी, ये लेंथ वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे यहाँ पे, तो इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये तो है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस बी। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, फिर वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन का जो है वो सेम स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द adjacent sides of a parallelogram, then resultant can be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the intersection of these two vectors। मतलब ऐसा है, एक वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, हमने मान लिया कि हमें वेक्टर गिवन है, ऐसे ऐसे दे दिया कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, ऐसे दिया हुआ है कि ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाना है, वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाना है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को यहाँ से पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर वेक्टर ए, और ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर बी। तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गए, एडजेसेंट साइड्स। अब इससे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे, दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। देन इनके जो इंटरसेक्शन से
जो वेक्टर पास करेगा जो डायगोनल होगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के ये दो डायगोनल है, ये नहीं, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सी को, और दिस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, बस उसका एक अदर फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है कि हम वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो बी है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी बी है, इसको यहां से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल में क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम ही अलग अलग है। ये कोई बोलेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई बोलेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, कि अगर पैरेललोग्राम ऐड करेंगे तो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, और अगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो थर्ड साइड क्लोजिंग जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आई बात समझ में? जैसे ये देखो, ये जो है हम ऐड कर रहे हैं इसको, कैसे, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऐड कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐड कर रहे हैं। कि जैसे कोई गिवन होगा कि एक पर्सन जो है वो, अ पर्सन हैज ट्रेवल्ड 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ज्योमेट्रिकली जो है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ही ट्रेवल्स 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो नेट डिस्प्लेसमेंट, ये दो वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक पर्सन 5 मीटर ईस्ट में चला, फिर 5 मीटर नॉर्थ में चला, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम नहीं ऐड कर सकते कि 5 + 5 डायरेक्टली 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, उसको हम वेक्टर वाइज ऐड करेंगे। तो जब वेक्टर वाइज ऐड करेंगे तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया उस वेक्टर को, कि 5 मीटर एक ऐसे ईस्ट की तरफ हो गया, 5 मीटर ये नॉर्थ की तरफ हो गया। अब हमें पैरेललोग्राम अभी तक हम जानते हैं, तो क्या करेंगे, इससे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, तो ये जो है स्क्वायर टाइप का बन जाएगा ये पैरेललोग्राम। फिर जो इसका डायगोनल होगा, जो इसके इंटरसेक्शन से पास होगा, ये हो जाएगा। तो अब ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि भाई ये 5 है, ये भी 5 है, तो हम इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको इस ज्योमेट्री से ऐड करके बता सकते हैं कि ये अगर 5 मीटर है, 5 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे तुम, a² + b² का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर। आई बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में सब्जेक्टिव एग्जाम में, व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्टली ये स्टेटमेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। अब हम इसी से पैरेललोग्राम लॉ से ही मैथमेटिकल फॉर्मूला दो वेक्टर को ऐड करने के लिए डिराइव करेंगे। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, क्योंकि ये मैथमेटिकल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करके फिर आगे डिस्कस करेंगे, बताओ जल्दी। एच.सी. वर्मा में चैप्टर 2 है रीडिंग के लिए, वो चैप्टर 2 पढ़ लोगे। और जो अनाउंसमेंट ये है कि डेली हमारी फिजिक्स की क्लास जो है वो 9 से ही स्टार्ट होगी। जो तुम्हारे पास टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में जो भी टाइम दिया हुआ है उसको नहीं देखना है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का जो अनाउंसमेंट यही है कि 9 to 10 हमेशा क्लास रहेगी इसकी, 9 से 10 के बीच में क्लास होगी, 9 o'clock पे क्लास स्टार्ट होगी। और एनसीईआरटी से रीड करना है तो मोशन इन अ प्लेन है, चैप्टर 4 है वो आई थिंक, और इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है एच.सी. वर्मा में, वो है चैप्टर 2। तो एक बार ये टेक्स्ट जो है रीड करना है ताकि तुम फेमिलियर हो सको। कोई भी चीज़ें पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको रीड करो, चाहे वो समझ में आए नहीं आए, जो भी तुम्हें कन्फ्यूजन है उसको पूछोगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी का स्पेसिफिक पैटर्न है वो एनसीईआरटी के पैटर्न को थोड़ा सा अरेंजमेंट उसका अलग टाइप से है। तो तुम एक बार में शायद तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
ठीक है, तो चलो, तो इसको डेरिवेशन पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सर सेकंड चैप्टर का एससी वर्मा का पीडीएफ मिल सकता है हम लोग को? ठीक है, देखता हूँ तो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा अगर होता है तो। यस सर। स्नेहा ने सेंड किया था, तो अगर स्नेहा हो तो मुझे सेंड कर देना, मैं इसमें डाल दूंगा। Yes, sir. ओके, हाँ, तो डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं इसका, मैथमेटिकल डेरिवेशन दो वेक्टर को ऐड करने में। तो ये डेरिवेशन में कंप्लीट नहीं होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो वेक्टर वाइज हमें ऐड करना है, तो दो पैरेललोग्राम से ही कि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, इससे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये दोनों जो हैं इसके पैरेलल हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम में से नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है, बट ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का हम जानते हैं कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन diagonal passing through the intersection of this parallelogram, these two vectors represent the resultant. अब इस पैरेललोग्राम में थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ से अगर हमने इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्या होगा, टेल टू टेल होना चाहिए, तो ये एंगल जो है थीटा, यही है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो इस परपेंडिकुलर को हमने मान लिया कि ये x है एंड y है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इसका जो लेंथ है वो वेक्टर b के इक्वल है। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे तो साइन थीटा अगर लिखते हैं, ये मान लिया कि ये x है और ये y